हेलो एवरीवन, बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आज की क्लास में इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, ये टॉपिक जो आपके पास है ये कौन से वाला है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इस नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें अगर अपन लोग, तो अब से पहले हम लोग, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिएगा। यहां पर हम लोग बात कर चुके हैं अब से पहले टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको आप इन्फिनेटिव बोलते हैं उसके बारे में। इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंस में कब और कैसे होता है और कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज होता है, ये बातें अपन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव के बारे में। ये जो बेयर इन्फिनेटिव होता है इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसको आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव में हम टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जबकि बेयर इन्फिनेटिव जो होता है उसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का यूज नहीं करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव में बेयर या डायरेक्ट इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, जब हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसका यूज नहीं करते, टू का यूज नहीं करते। और इन्फिनेटिव जो होता है इसमें हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। अब सवाल हमारे लिए ये हो जाता है कि हम इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों में अंतर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कब इन्फिनेटिव का यूज होता है और कब बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है इसके बारे में और बात करते हैं। देखिएगा, आपके पास एक सिंपल तरीका तो ये है इनको याद करने का कि हमारे पास कुछ वर्ब्स होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक वर्ब हो गया लेट हो गया, मेक हो गया, हेल्प हो गया और बिड हो गया। यहां पे बिड का मतलब कहना से है, एक बिड का मतलब बोली लगाना भी होता है, वो एक अलग वर्ब होता है। ये जो तीनों वर्ब आप लोगों को दिखाई दे रही है, लेट, मेक, हेल्प, बिड, ये सारे की सारी वर्ब जो होती हैं वो कॉजेटिव वर्ब होती है। पहले तो अपन पता करते हैं कि कॉजेटिव वर्ब हम किसको बोलते हैं। कॉजेटिव वो वर्ब होते हैं जिसमें काम, जो काम करती नहीं है काम करवाती है। देखिएगा, जो काम करती नहीं है काम करवाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, देखिए पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं जिससे ये पता चल जाए कि पॉजिटिव वर्ब कैसे है। हम लोगों ने एक सिंपल सेंटेंस बनाया, लेट मी गो। अगर हम इस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो ये अपने आप में एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जहां पे लेट शब्द एक मैन वर्ब है। ध्यान देना, लेट शब्द जो होता है उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है और लेट का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो लेटिंग होता है। हम लोगों ने यहां पर क्या देखा कि आपके पास एक सेंटेंस लिखा गया है जिसके अंदर लेट के बाद में मी और उसके बाद में मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। अगर हम इस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो लेट चूंकि मैन वर्ब है इसलिए मी बताओ आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कर दी जाती है तो ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब दिया हुआ सेंटेंस जो होता है वो आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव मतलब वो सेंटेंस जो ऑर्डर या रिक्वेस्ट को दर्शाने का काम करते हैं, ऑर्डर या रिक्वेस्ट को बताते हैं। ठीक है, यहां पे लेट मी गो आपके पास में एक सेंटेंस दिया गया है। इस लेट मी गो के अंदर जो लेट वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन रहा होगा, यू रहा होगा। लेकिन हमने यू को बोलना जरूरी नहीं समझा। यू को बोलना हमने बिल्कुल वैसे ही जरूरी नहीं समझा जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं थैंक यू। तो ये जो थैंक यू आप बोलते हैं ये एक्चुअली थैंक यू नहीं था, ये क्या था, आई थैंक यू था। लेकिन यहाँ पे हमने आई को बोलना जरूरी नहीं समझा। इसी तरीके से इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं जो ऑर्डर और रिक्वेस्ट दर्शाते हैं ये हमेशा सेकेंड पर्सन इनका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि ओपन द डोर, शट द डोर, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन। यहाँ पे हमने यू को बोलना जरूरी नहीं समझा, लेकिन इस लेट वर्ब के सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सब्जेक्ट कौन रहा होता है, यू। और मी जो है वो बताइए क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमारे लिए सवाल ये था कि ये जो गो आपको दिखाई दे रहा है जो कि अपने आप में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ये हमारे लिए सवाल है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये जाने का काम कौन करेगा, यू करेगा या मी करेगा। तो आपको पता चल रहा है कि इस गो वर्ब जो है इसका सब्जेक्ट जो है वो कौन बन जाता है, ये मी बन जाता है। मी जो है वो इस गो वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये लेट वर्ब जो है वो काम कर नहीं रही है, काम करवा रही है।
और जो वर्ब काम करवाती है उसको अपन इंग्लिश में क्या नाम दे देते हैं, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वो वर्ब जो काम करती नहीं, काम करवाती है। तो आपको बता दिया कि सारे की सारी वर्ब जो है वो अपने आप में पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब मतलब काम करती नहीं है, काम करवाती है। ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे बात करते हैं इन सेंटेंसेस के बारे में कि इन सेंटेंसेस में हम लोग लेट, मेक, हेल्प, बिड में जो कि बेयर इन्फिनिटिव है, इसके दौरान हमें किन चीजों का ध्यान रखना और एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग दो प्रकार के वर्ब का यूज कर सकते हैं। अगर लेट, मेक, हेल्प, बिड के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा अगर दिया गया वाक्य आपके पास में एक्टिव वॉइस में है तो, और टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जिसको आप इन्फिनेटिव बोलते हैं, उसका यूज होगा अगर दिया गया वाक्य किसमें हो, पैसिव वॉइस में हो। अगर दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में है तब तो आप क्या लगाएंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर एक्टिव वॉइस में है तो क्या लगाएंगे आप, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब इस नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए आपको यह पता होना जरूरी है कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है। देखिए, एक्टिव और पैसिव के बीच के अंतर को समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। एक्टिव और पैसिव को अगर आपको समझना है तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि किसी भी सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में बनाया जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। क्या कहा जा रहा है आपको, अगर आप पैसिव की पहचान करना चाहते हैं तो ये याद रख लो कि पैसिव होने के लिए कम से कम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है तो सेंटेंस डेफिनेटली क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। अगर थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। अगर मैं यहीं से आप लोगों को बता दूं कि एक्टिव वॉइस में भी हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म का। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास में हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड, ये तीन वर्ब आपके पास दी गई हो और उसके बाद में अगर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो समझाना कि वाक्य किसका है, एक्टिव वॉइस का। और अगर हैज, हैव और हैड के अलावा कोई वर्ब दी गई हो तो समझ जाना कि वाक्य किसका है, पैसिव वॉइस का है। ये एक्टिव और पैसिव की पहचान आपको होना जरूरी है। और आगे चल के हम ये भी बात करेंगे कि एक्टिव आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म क्यों आता है और पैसिव आ जाए तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्यों आता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है। इसको बेहतर समझने के लिए मैं आप लोगों को यहां से कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं जिससे आप लोग मुझे बताएंगे कि इन सेंटेंसेस के अंदर कौन सा सेंटेंस एक्टिव का है और कौन सा पैसिव का है। मैंने यहां पे एक सिंपल सेंटेंस आप लोगों के लिए बोला, शी रोट अ स्टोरी। ये एक सिंपल सेंटेंस आपके पास बोला गया, मुझे बताइए सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। तो आप लोग देखोगे यहां पे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। और आपको पता है अगर सेकेंड फॉर्म होता है तो सेंटेंस डेफिनेटली किस में होता है भाई, एक्टिव वॉइस में होता है। इससे आप पहचान कर सकते थे। वरना हमारे पास एक तरीका और भी है, कौन से वाला, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत बोलो हम हमेशा किससे करते हैं भाई, सब्जेक्ट से करते हैं। और जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है उसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट से करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करने का तरीका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत जो है वो किससे हो जाए बताओ, एक्टिव सब्जेक्ट से हो जाएगा तब तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। और अगर शुरुआत जो है वो ऑब्जेक्ट से हो जाए तो वाक्य किसका हो जाएगा, पैसिव वॉइस का हो जाएगा। चलिए पता करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करने का तरीका क्या होता है कि मेन वर्ब जो होता है उससे दो सवाल पूछिएगा आप, क्या और किसको, मतलब व्हाट और हुम के रूप में। और इनसे मिला जवाब जो होता है वो वाक्य में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये पहचान करने का तरीका है किसको, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो इससे ये पता लगा सकते हो कि दिया गया वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस का है। और मेन वर्ब से कौन, कौन मतलब हु का जो सवाल पूछोगे और जो जवाब मिलेगा वो आपका क्या हो जाता है भाई, सब्जेक्ट हो जाता है। हमने एक तरीका तो ये पहचान कर लिया कि यहाँ पे चूंकि हमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा था, इसका मतलब वाक्य किसका है, एक्टिव वॉइस का है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये पता कर लो कि सी जो है वो सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। तो लिखने का काम कौन करता है, शी करता है। और कौन का जवाब बताओ क्या होता है, सब्जेक्ट। इसका मतलब ये बताओ क्या है। और सब्जेक्ट अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो वाक्य एक्टिव का होता है। एक तरीका। लिखा क्या गया है,
क्या का जवाब बताओ क्या होता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आ स्टोरी बताओ सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट। और पैसिव में सेंटेंस तभी होता है जब सेंटेंस में जो शुरुआत है वो किससे की गई हो, ऑब्जेक्ट से की गई हो। तो ये आपने एक और तरीका देखा जिसके आधार पे आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है। अगला अगर हम एक सिंपल सेंटेंस बना दिया हमने, ही गिव्स अ पेन टू मी, ये आपके पास दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है। यहां पे गिव शब्द मैन वर्ब है, देने का काम कौन करता है, ही करता है, कौन का जवाब सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब ये वाक्य एक्टिव हो इसका है। क्या दिया गया है, पेन, क्या का जवाब बताओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। किसको दिया गया है, मी को, तो ये बोलो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। याद रखना एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट का भी यूज किया जा सकता है। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक होता है आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली जो वस्तु को डिनोट, वस्तु को बताता है वो बोलो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट, और जो व्यक्ति को बताता है वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये आपके पास एक तरीका है सेंटेंस में ये पहचानने का कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाया जाता है, ठीक है। यहीं से अगर मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, द स्टोरी हैज बीन रिटन, ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया यहां से, और आप ये बताएंगे कि सेंटेंस जो है वो एक्टिव का है या पैसिव का है। द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हिम, ये हमने कोई भी एक सेंटेंस बना दिया और आप मुझे बताएंगे ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का। फिलहाल मैं आपको एक्टिव और पैसिव के बीच का अंतर बता रहा हूं क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव को समझने के लिए ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। जल्दी से देखिएगा, एक तरीका तो वर्ब का है आपके पास में, आप तो बस इतना याद रख लो कि बी वर्ब जो होती हैं, बी वर्ब्स कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वोज, वर, बी और बीन। इनके बाद में अगर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो समझ जाना वाक्य किसका है, एक्टिव का, और अगर मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वाक्य किसका है, पैसिव का है। पहला तरीका। दूसरा तरीका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मदद से। लिखने का काम कौन करता है बताओ, स्टोरी थोड़ी कर रहा है। लिखने का काम कौन करता है, कौन का जवाब बताओ क्या होता है, सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट शुरुआत में होता तो वाक्य किस में होता है, एक्टिव में। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये स्टोरी जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो वाक्य किस में होगा, पैसिव हो इसमें। यहां पे आप लोगों को हैज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखना यहां पर देखिएगा क्या यूज हो रहा है, बीन यूज हो रहा है। अगर इसी सेंटेंस को वैसे बना दो, द स्टोरी हैज रिटन, सॉरी, इसी सेंटेंस को अगर हम बना देते हैं, हम एक्टिव में बना रहे हैं इस बार सेंटेंस में, और इसी सेंटेंस को अगर मैं बना देता हूं, ही हैज रिटन द स्टोरी, ही हैज रिटन अ स्टोरी, ये मेरे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस बार आप लोग क्या देख रहे हो सेंटेंस में, सिर्फ हैज के बाद में मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म था। हैज, हैव, हैड के बाद में मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो हम सेंटेंस किसका मानते हैं, एक्टिव का। और अगर इसके साथ में बीन और आ गया तो फिर हम इसको किस में मानेंगे भाई, पैसिव वॉइस में मानते हैं। तो देखिएगा, अब एक बार फिर से इस चीज को देख लीजिएगा, हम लोगों ने किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव के बारे में। और डायरेक्ट और बेयर इन्फिनिटिव जो होता है, इसमें आप लोग, अगर आपके पास में लेट, मेक, हेल्प और बिड वर्ब दे रखी हैं, ये सारी वर्ब पॉजिटिव वर्ब, काम करती नहीं काम करवाती हैं। अगर एक्टिव वॉइस में यूज हो जाए तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव हो तो टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। एक्टिव और पैसिव के बीच का अंतर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो तो एक्टिव, ऑब्जेक्ट से हो तो पैसिव, और अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो जाए तो वाक्य किसका होता है, एक्टिव का। अब चलिए अपन सेंटेंस बनाते हैं। एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने एक सिंपल सेंटेंस आपको बनाया, आई मेड हिम टू फिनिश द टास्क। ये आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है। अगर मैं इस सेंटेंस का ये फर्स्ट पार्ट बना देता हूं, ये सेकंड बना देता हूं, ये थर्ड बना देता हूं, ये फोर्थ बना देता हूं, और यहां पे नो एरर लिख देता हूं, तो आप बताइएगा इन सेंटेंस के कौन से भाग में गलती है। ये पहला सेंटेंस। और इसी को अगर मैं चेंज कर देता हूं, ही वॉज मेड टू फिनिश द टास्क। अगर इस सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो बताओ भाई इस सेंटेंस में क्या गलती है। एन ई का मतलब नो एरर से है ना, ये 4 हो जाएगा, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है।
आप लोग ये देखिएगा कि इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप लोगों को एक्टिव वॉइस में कौन सा है। देखो यहाँ पे मेक वर्ब आ रहा है, मेक वर्ब आ रहा है। मेक वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्टिव वॉइस में है तो आगे दी गई मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज नहीं होगा, और पैसिव अगर है तो टू का यूज होगा। पता कीजिए। एक पहचान तो आपके पास ये है कि आप लोगों को यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, और थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस में आ जाए तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। अगर यहाँ पे दी गई वर्ब हैज, हैव और हैड ना हो तो, यहाँ पे हैज, हैव, हैड नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे बी वर्ब है और बी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म होता है तो वाक्य पैसिव का, और पैसिव का है तो आगे दी गई मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज किया जाता है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, वाक्य एक्टिव का है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऐसे केस में यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करेंगे। इसी को अगर हम चेंज करें तो चेंज कर लेते हैं। देखिएगा, शी, बिड का सेकंड फॉर्म बेड बना दिया हमने। शी बेड हिम टू लीव द रूम, ये हमने एक सेंटेंस बना दिया यहां से। NE का मतलब नो एरर से हो गया, ये हमने नंबर 4 में दे दिया है। ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है और ये 1 गलती बताना है आप लोगों को। इसी को अगर हम चेंज कर देते हैं यहां से, अगला सेंटेंस आपके पास है, शी वॉज बिडन टू लीव द रूम, लीव द रूम। ये आपके पास में अगला सेंटेंस दे रखा है और आपको बताना है गलती कौन से भाग में। ये नंबर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। बताइएगा सेंटेंस में गलती क्या है। देखते हैं हम लोग यहां से। इस सेंटेंस में देखोगे तो यहाँ पे बिड का सेकंड फॉर्म बेड दे रखा है, और सेकंड फॉर्म हमेशा एक्टिव वॉइस में आता है। एक्टिव वॉइस में अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वर्ब आ जाता है तो ऐसे केस में यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। और दूसरी चीज अगर आप लोग यहाँ से देखते हो कि यहाँ पे बी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वाक्य पैसिव में है, और पैसिव में है तो यहाँ पे टू का यूज होगा। इसका मतलब इसका जवाब क्या है, नो एरर है। यह आपके पास एक सिंपल तरीका है जिस तरीके से आप लोग पॉजिटिव वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव कब आता है और बेयर इन्फिनेटिव कब आता है इसके बारे में पता कर सकते हो। इसमें आपको एक्टिव और पैसिव का पता होना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है तो इसका कारण भी जान सकते हो। देखिएगा, पहले सेंटेंस में आई बताओ क्या था, सब्जेक्ट। ये बताइए क्या है, मैन वर्ब, और हिम बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट। जब हम इस सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में बनाने के दौरान क्या करते हैं, अपन ऑब्जेक्ट पहले ले आते हैं। जब भी सेंटेंस पैसिव में बनाते हैं तो पहले क्या ले आते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या लिख देते हैं, बाई और सब्जेक्ट। ये बाई प्लस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हमेशा देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर देखिएगा सेंटेंस को, जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को चेंज करा तो मैंने हिम को उठाकर कहां पे रख दिया, शुरुआत में रख दिया। मेड जो कि पास्ट इंडेफिनिट का, इसका जब पैसिव बनाया तो वॉज मेड बन गया। अब आप लोग क्या देख रहे हो, फिनिश और मेड दोनों मैन वर्ब है, और जब भी दो मैन वर्ब साथ में आ जाती हैं तो दोनों के बीच में क्या लग जाता है, टू लग जाता है। यहाँ पे दो मैन वर्ब के बीच में क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे टू नहीं लगाया, और यहाँ पर दोनों मैन वर्ब के साथ में आने के कारण हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। दोनों चीजों के अंदर ये बात कॉमन है। तो बेयर इन्फिनेटिव को लेकर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जिसमें लेट, मेक, हेल्प और बिड के बारे में बात किया। इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पिछला टॉपिक जो है, इसी टॉपिक का जो पहले का भाग है वो एक बार आप पहले जाकर देख लेना, उससे ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।